सब्सक्राइब कीजिए द टेक्निकल संतोष चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो सबसे पहले देखने के। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द टेक्निकल संतोष में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से जो विंड टरबाइन्स है इनसे बिजली को उत्पन्न किया जाता है। साथ ही दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि आखिर कैसे ये जो विंड टरबाइन्स है ये अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बनाया जाता है और ये जो विंड टरबाइन्स हैं वो कैसे बिजली को उत्पन्न करते हैं और कैसे विंड टरबाइन्स के डिफरेंट पार्ट्स बिजली को उत्पन्न करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप अक्सर अपने गांव या शहर से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपने अक्सर अपनी ट्रेन या फिर बस की खिड़की से इस प्रकार के टावर को देखा होगा जिसमें 3 ब्लेड्स लगी हुई होती हैं। ये जो ब्लेड्स होती हैं वो धीरे धीरे घूम रही होती हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार के जो टावर्स होता है इसको हम विंड टरबाइन्स कहते हैं और यही विंड टरबाइन्स हवा की मदद से बिजली को उत्पन्न करता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो विंड टरबाइन्स होता है इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं और उनका कंस्ट्रक्शन क्यों किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार का जो हैवी हाइट का जो भी आप टावर देख रहे हैं इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करने में एक चीज का ध्यान रखा जाता है, वो है इसके फाउंडेशन का। दोस्तों, इस प्रकार का जो विंड टरबाइन्स होता है जो कि हैवी हाइट का होता है, इसके कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये जो फाउंडेशंस होता है इसको ठोस बनाया जाता है, कंक्रीटिंग से बनाया जाता है। इसके कारण ये होता है कि यदि हम कंक्रीटिंग का फाउंडेशंस नहीं बनाएंगे तो इसकी जो हाइट होती है काफी हैवी होती है। जब हवा तेज चलेगी, जब हवा इसके काफी हाइट वाले पार्ट से टकराएगी तो इसको झुकाने की कोशिश करेगी। यदि फाउंडेशन कमजोर होगा तो टावर आपका आराम से गिर जाएगा। लेकिन यदि फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपके टावर को कुछ नहीं होता। यही कारण होता है कि आपके गांव या शहर में जो टेलीकम्युनिकेशन टावर्स लगे होते हैं एयरटेल से आइडिया के, वो नहीं गिरते। क्यों? क्योंकि उनका फाउंडेशन होता है वो कंक्रीट का बना होता है जो कि बहुत सॉलिड होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस विंड टरबाइन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स और सबसे ऊंचे वाले पार्ट्स टावर की। टावर्स होता है इसकी इतनी हाइट होती है जितनी की दिल्ली की कुतुब मीनार। कई केसेस में तो दिल्ली की कुतुब मीनार है उससे भी ज्यादा हाइट इस टावर्स की होती है। यदि आप आगरा गए होंगे ताजमहल देखने तो आगरा के ताजमहल की जो मीनारें हैं उन मीनारों से भी ज्यादा की हाइट इस टावर की होती है। दोस्तों, इस टावर की जो टोटल हाइट होती है वो 80 से लेके 100 फीट होती है। अब इकट्ठा 80 से लेके 100 फीट तो हम टावर को खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए जो टावर्स होता है इसको सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं जो कि 20 से लेके 25 फुट के सेक्शंस होते हैं और इन सेक्शंस को हैवी क्रेन की मदद से एक के ऊपर एक रखते हैं और उनको कसते जाते हैं। इस प्रकार 80 से लेकर 100 फीट के टावर का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक और रोमांचक बात यह है कि जो टावर्स होते हैं इसको हम खोखला बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि ये जो टावर्स होते हैं इसको हम स्टील या कंक्रीट के मटेरियल का बनाते हैं और स्टील और कंक्रीट के मटेरियल को हम खोखला रूप से इसलिए रखते हैं जिससे हमें कई फायदे होते हैं। पहला फायदा तो यह होता है कि खोखला रखने की वजह से इसमें मटेरियल कम लगता है। सॉलिड रखेंगे, ठोस रखेंगे तो मटेरियल ज्यादा लगेगा। अब ये जो खोखला रखते हैं तो हमारा मटेरियल बच जाता है। दोस्तों, दूसरा इसमें फायदा ये होता है कि खोखला टावर होने की वजह से इसके अंदर हम सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हैं जो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंजीनियर्स या फिर कोई भी मैकेनिक्स को जमीन से ऊपर पहुंचने में मदद करता है। एग्जांपल के तौर पर ऊपर जो आप डब्बा देख रहे हैं जिसको टेक्निकली भाषा में नेसल्स बोला जाता है, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ गई जो कि इसके अंदर मशीन्स मौजूद होती हैं, यदि उन मशीन्स में कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कोई ब्लेड्स में प्रॉब्लम्स आ गई, इसके अंदर आप अंडे के आकार का जो पार्ट्स देख रहे हैं जिसको हब बोला जाता है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ गई, वहां तक पहुंचने में ये जो स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, जमीन से लेके ऊपर तक हम बनाते हैं जिससे कि आसानी से कोई भी इंजीनियर्स या फिर मैकेनिक्स वहां तक पहुंच सके और ये जो प्रॉब्लम्स है इसको दूर कर सके। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट्स ये भी होता है कि ये जो नेसल्स होती हैं इस नेसल्स के अंदर ही बहुत सारी मशीनरीज मौजूद होती हैं जो
जो एक्चुअली में लाइट को बनाती हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई इस बीच वाले पार्ट्स की, जो कि इस विंड टरबाइन में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हैवी होता है। अब हम बात करते हैं विंड टरबाइन्स के तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, वो है इसके ब्लेड्स। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि इस प्रकार का जो टावर्स होता है उसमें 3 ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। वो इसलिए लगे हुए होते हैं कि इंडिया के अंदर ज्यादातर हम 3 ब्लेड्स वाले विंड टरबाइन को यूज करते हैं। कई केस में ये 2 भी ब्लेड्स होते हैं, लेकिन वो बहुत कम ही यूज किए जाते हैं। ये जो ब्लेड्स होते हैं दोस्तों, इनका जो लेंथ होता है वो 60 फीट होता है। यानी दोस्तों इनकी लेंथ इतनी होती है कि आप आराम से 6 से लेकर 7 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने हैवी जो ब्लेड्स होते हैं, और ये ब्लेड्स को लाना अपने आप में चैलेंजेस होता है। दोस्तों ये जो ब्लेड्स होते हैं, इन ब्लेड्स को हम फील्ड में इसका कंस्ट्रक्शन नहीं करते। इन ब्लेड्स को रेडीमेड किसी कंपनी या फैक्ट्री से ट्रक के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। तो दोस्तों जो ट्रक होता है वो भी इन ब्लेड्स को आसानी से नहीं ला पाता, क्योंकि इनकी जो लेंथ होती है वो लगभग 60 फीट होती है। इसलिए कई केसेस में इन विंग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अलग से बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कि ट्रक का निर्माण करती हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अलग से ट्रक्स आते हैं जिनकी जो लेंथ होती है वो काफी हैवी होती है। अब हम बात करते हैं इस जो विंड टरबाइन के चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, वो है रोटर। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको एक टावर दिख रहा है, टावर के ऊपर एक डब्बा दिख रहा है, और डब्बे के सामने एक अंडे के आकार का आपको एक पार्ट्स दिख रहा होगा। तो ये जो पार्ट्स होता है इसको हम हब कहते हैं, और इसी हब के अंदर इन ब्लेड्स को जोड़ा जाता है। तो दोस्तों जब इस हब के अंदर हम ब्लेड्स को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद एक पूरा बड़ा साइज का जो पार्ट्स बनता है, इसी को हम रोटर कहते हैं। और ये जो रोटर होता है वो धीमे धीमे घूमता है, तभी ये जो डब्बा होता है इसके अंदर मौजूद मशीन्स एक्टिवेट होती हैं जो कि बिजली को उत्पन्न करती हैं। तो दोस्तों रोटर एक ऐसा पार्ट्स होता है विंड टरबाइन का, जो कि हब, जो कि अंडे के आकार का है और ब्लेड से मिलके तैयार होता है। अब हम जानते हैं कि कैसे जो रोटर्स होता है इसको हम एक्चुअली में ये जो डब्बा देख रहे हैं इसके अंदर कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप पहले टावर का निर्माण करें, उसके बाद हैवी क्रेन मशीन से ये जो डब्बा होता है इसको इस टावर के ऊपर ट्रांसफर करें। ट्रांसफर करने के बाद इस टावर में इस डब्बे को कनेक्ट करने के बाद, जोड़ने के बाद, इस डब्बा है इसकी बाहर की साइड एक शाफ्ट निकली हुई होती है, एक रॉड निकली हुई होती है। उस रॉड में हम अंडे के आकार का जो हब देख रहे हैं इस हब को लगा सकते हैं। उसके बाद ऊपर ही ये जो ब्लेड्स होती हैं, इन ब्लेड्स को एक एक से हब में कनेक्ट कर सकते हैं। इससे ये जो रोटर्स होता है इसका निर्माण होता है। तो दोस्तों एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है, कई केस में हम इस टावर का निर्माण करते हैं। टावर का निर्माण करने के बाद इसके ऊपर जो नेसल्स हो रहा है डब्बे के आकार का, उसको इसके ऊपर फिक्स करते हैं। उसके बाद जो रोटर्स होता है उसको जमीन पर ही तैयार करते हैं। जमीन पर कैसे तैयार करते हैं? हब लेते हैं, हब में ब्लेड्स को कनेक्ट करते हैं, वो भी जमीन पर। जब हब में ब्लेड्स को कनेक्ट करते हैं तो ये बन जाता है दूसरा पार्ट जिसको हम रोटर कहते हैं। और इस रोटर को हैवी क्रेन की मदद से जो नसल्स है उसके सामने जो शाफ्ट निकला हुआ होता है उस शाफ्ट से कनेक्टेड करते हैं। दोस्तों एक दूसरा तरीका हो गया इस रोटर को इस नेसल्स में कनेक्ट करने का। अब हम बात करते हैं इस विंड टरबाइन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स नेसल्स की। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको एक डब्बे के आकार का एक पार्ट्स दिख रहा होगा। दोस्तों ये डब्बे के आकार का पार्ट्स होता है इसको हम नेसल्स कहते हैं। ये जो नेसल्स होता है इसका इतना बड़ा साइज होता है जितना कि 3 BHK फ्लैट्स। दोस्तों कोई भी फैमिली को रहने के लिए 3 BHK फ्लैट्स सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि उनका स्पेस बहुत ज्यादा होता
होता है। दोस्तों जितना 3 BH का फ्लैट्स का साइज होता है उतना बड़ा साइज इस नेसेल्स का होता है। आप चाहो तो आराम से इसमें रह सकते हैं कुछ दिनों के लिए। दोस्तों ये जो नेसेल्स होता है इसका इतना बड़ा साइज होता है, आप चाहो तो अंबानी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी आप इस नेसेल्स पे कर सकते हो क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा होता है। दोस्तों आप जब भी विंड टरबाइन्स को देखते हैं और विंड टरबाइन्स के अंदर जो लाइट उत्पन्न होती है, वो लाइट उत्पन्न करने के लिए जो मशीनरीज की जरूरत होती है वो सारी की सारी मशीनरीज इसी नेसेल्स के अंदर होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे इंपोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि नेसेल्स के अंदर होते हैं। दोस्तों नेसेल्स के अंदर 4 इंपोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है लो स्पीड शाफ्ट। लो स्पीड शाफ्ट एक वो पार्ट होता है जो कि नेसल से बाहर की ओर निकला हुआ होता है जिसमें रोटर कनेक्ट होता है। दूसरा इंपोर्टेंट पार्ट्स होता है इसी नेसल्स के अंदर, वो है गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स के बाद तीसरा इंपोर्टेंट पार्ट्स कनेक्ट होता है हाई स्पीड शाफ्ट से, और ये जो हाई स्पीड शाफ्ट होती है ये कनेक्टेड होती है जनरेटर से। तो एक तरह से एक लिंक बन जाता है रोटर से लो स्पीड शाफ्ट, लो स्पीड शाफ्ट से गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स से हाई स्पीड शाफ्ट। ये जो हाई स्पीड शाफ्ट होती है वो कनेक्टेड होती है जनरेटर से। जब रोटर्स धीमे धीमे घूमता है तो धीमे धीमे लो स्पीड शाफ्ट घूमती है। ये जो लो स्पीड शाफ्ट होती है कनेक्ट होती है गियर बॉक्स से। तो दोस्तों जो गियर बॉक्स का मेन काम होता है वो ये होता है कि लो आरपीएम से हाई आरपीएम में कन्वर्ट करना। यानी दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया के अंदर काफी ऐसी जगह होती हैं जहां पर लो स्पीड में जो विंड होती है, हवाएं होती हैं, वो बह रही होती हैं। तो दोस्तों जो गियर बॉक्स होता है वो क्या करता है, जब लो स्पीड में हवाएं फ्लो कर रही हैं तो आपका जो रोटर्स है वो भी लो स्पीड में घूमेगा। यदि लो स्पीड में रोटर घूमेगा, यदि डायरेक्ट हमने इसको जो इसका अल्टरनेटर्स होता है जनरेटर, यदि उससे कनेक्ट कर दिया तो यदि लो स्पीड में जनरेटर घूमेगा तो बहुत कम मात्रा में लाइट को वो पैदा कर पाएगा। इसलिए दोस्तों जो गियर बॉक्स होता है इसको हम बीच में कनेक्ट करते हैं। ये गियर बॉक्स क्या करता है कि जब हवाएं लो स्पीड में फ्लो हो रही होती हैं, जब हवाएं लो स्पीड में चल रही होती हैं, तो ये जो गियर बॉक्स होता है वो गियर बॉक्स इस जनरेटर को हाई स्पीड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि लो स्पीड में जो हवाएं चल रही होती हैं तब भी जनरेटर्स हाई स्पीड में लाइट को उत्पन्न कर सके। इसका एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों आप छोटे होंगे तब आपने साइकिल को चलाना सीखा होगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है तो पैडल को अपने पैरों से घुमाता है। दोस्तों जब आप एक बार इस पैडल को घुमाते हैं तो साइकिल का जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो लगभग 40 से लेकर 50 बार घूमता है। यानी कि एक बार पैडल को घुमाया तो पीछे वाला जो पहिया है वो लगभग 40 से लेकर 50 बार घूमता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो साइकिल का जो रेशो होता है आरपीएम में वो 1:40 से लेकर 50 होता है। मतलब एक बार आपने पैडल को घुमाया तो 40 बार आपके पीछे का पहिया है वो घूमा। तो दोस्तों सेम जो रोटर्स होता है और ये जो नेशंस के अंदर मशीन्स होती है ये इसका कारण होता है। दोस्तों जब रोटर एक बार घूमता है तो ये जो गियर बॉक्स है वो जनरेटर को लगभग 100 गुना घुमाता है। यानी एक बार जब रोटर ने चक्कर लगाया तो वही गियर बॉक्स इस जनरेटर को 100 बार घुमाता है। यानी दोस्तों जो रेशो काम करता है इस नेसेल्स के अंदर वो 1:100 का रेशो काम करता है। तो ये किसके कारण संभव हो पाया है, ये कारण हो पाया है गियर बॉक्स की वजह से। चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं। दोस्तों आपने कभी बाइक को चलाना सीखा होगा। तो दोस्तों जब भी आपने बाइक को चलाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो क्या करते हैं, हम गियर्स का यूज करते हैं। गियर का यूज क्यों करते हैं, गियर का यूज इसलिए करते हैं कि हम अपनी बाइक से उसको तेज चला सके। आपने अक्सर देखा होगा जब हम पहले गियर में बाइक को चलाते हैं जो एक्सेलरेटर देते हैं, चाहे पूरा अपन एक्सेलरेटर दे दो, लेकिन पहले गियर में जो बाइक होता है
वो ज्यादा स्पीड नहीं लेती। लेकिन जैसे ही आप गियर चेंज करते हैं फिर आप एक्सेलरेटर देते हैं तो पहले की तुलना में दूसरे गियर की स्पीड ज्यादा होती है। यदि आपने चौथा गियर डाल दिया उसके बाद आप एक्सेलरेटर देंगे तो बहुत फास्ट स्पीड में घूमेगी। ये किसके कारण संभव हो पाया है? ये बाइक के अंदर गियर बॉक्स के कारण ही संभव हो पाता है। एक्सेलरेटर तो उतना ही होता है, यदि हम गियर चेंज नहीं करेंगे तो हमारी जो बाइक्स है वो ज्यादा स्पीड में नहीं घूमेगी। तो दोस्तों जो काम बाइक्स के अंदर गियर बॉक्स करता है लो स्पीड से हाई स्पीड में पहुंचाने के लिए, वही काम दोस्तों इस जो नेसल्स है इसका गियर बॉक्स करता है। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं इस विंड टरबाइन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स की, जनरेटर की। तो ये जो जनरेटर्स होता है दोस्तों वो इस नेसल्स के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से और लास्ट के हिस्से में मौजूद होता है। ये जो जनरेटर्स होता है इस जनरेटर्स के अंदर दो मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं, एक छोटा मैग्नेट्स लगा होता है, दूसरा बड़ा मैग्नेट्स लगा होता है। तो दोस्तों जो छोटा मैग्नेट्स लगा होता है वो मैग्नेट्स ये जो हाई स्पीड शाफ्ट है जो कि अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। तो ये जो छोटा मैग्नेट्स होता है इसके अंदर लगे हुए होते हैं इंडक्शन फ्लक्स। तो जब छोटा जो मैग्नेट्स घूमता है तो इंडक्शन फ्लक्स ही है जो कि लाइट को उत्पन्न करते हैं। इस तरह से जनरेटर के अंदर लाइट को पैदा किया जाता है। तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश के अंदर काफी ऐसी जगह होती हैं जहां पर लो स्पीड में हवाएं चलती हैं। दोस्तों जब लो स्पीड में हवाएं चलती हैं तो ये जो रोटर्स होता है वो भी धीमे धीमे घूमता है। आपने जब भी इस प्रकार के टरबाइन्स को देखा होगा तो आपने अंदाजा लगाया होगा कि इसकी जो ब्लेड्स होती हैं वो धीमे धीमे घूमती है। कभी आपके मन में डाउट्स भी आता होगा कि यार इसकी जो ब्लेड्स हैं वो तो इतनी धीमे घूमती हैं तो पता नहीं इसके अंदर जो डब्बा मौजूद है इसके अंदर लाइट्स कैसे उत्पन्न होती होगी। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि इसमें बाहर की साइड में हवाएं धीमी हो या तेज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो डब्बा देख रहे हैं इसके अंदर गियर बॉक्स मौजूद होता है। ये गियर बॉक्स जब बाहर की साइड में लो स्पीड में हवाएं चलती हैं तब जनरेटर को हाई स्पीड में चलाता है, और जब बाहर की साइड में हाई स्पीड में हवाएं चल रही होती हैं तब इसी जनरेटर को धीमे चलाता है। ये किसके कारण होता है? ये कारण होता है गियर बॉक्स के अंदर। तो एक्चुअली में दोस्तों हमारे देश के अंदर जो हवाएं होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन से चल रही होती हैं। तो प्रॉब्लम्स ये आती है कि मान के चलिए अभी जो हवा है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन पता चला कि 5 मिनट बाद ये जो हवाओं ने अपनी डायरेक्शन को बदल लिया, अब ये जो हवा चल रही है वो साउथ डायरेक्शन से चल रही है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो हवाएं होती हैं उनको मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम एनीमोमीटर बोलते हैं। दोस्तों एनीमोमीटर वो डिवाइस होता है जो हवा की स्पीड को और हवा की दिशा को बताता है। तो दोस्तों हम विंड टरबाइन के अंदर पीछे की साइड में जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक कटोरी जैसा बना हुआ है, इसी को हम एनीमोमीटर बोलते हैं और इसको हम विंड टरबाइन के अंदर यूज करते हैं। दोस्तों विंड टरबाइन में इसका यूज इसलिए करते हैं कि जो विंड टरबाइन्स होता है वो हवाओं के ऊपर डिपेंड होता है, और एनीमोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हवा की दिशा को बताता है, साथ ही हवा की स्पीड को बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए अपना जो रोटर्स है वो नॉर्थ डायरेक्शन में अभी प्रेजेंट में जो हवाएं चल रही हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन से चल रही हैं, लेकिन आपको पता होगा 5 मिनट के बाद भी हवाओं की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सपोज अब हवा की जो डायरेक्शन होगी वो साउथ डायरेक्शन से होगी, तो इसके अंदर जो एनीमोमीटर होता है वो एनीमोमीटर हवा की डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इन कटोरियों के माध्यम से। ये जो कटोरी टाइप की होती हैं इसको हम वेंट्स बोला जाता है, जो कि हवा की डायरेक्शन को पता करने में काम आती हैं। वो हवा की स्पीड है इसको भी ये एक्चुअली में बताती हैं। तो दोस्तों ये जो हवा की डायरेक्शन है हमारे विंड टरबाइन्स में ये एक्चुअली में मेजर करती है एनीमोमीटर। अब जो एनीमोमीटर होता है वो कनेक्टेड होता है कंट्रोलर से, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो कंट्रोलर होता है यही कंट्रोलर्स ये पूरे के पूरे नेसल्स को, मतलब इस टरबाइन की गर्दन है इसको एक्चुअली में टर्न करता है। ये टर्न क्यों करता है? इसलिए करता है कि यदि टर्न नहीं करेगा इस पूरी की पूरी गर्दन को, ये जो ब्लेड्स होती हैं ये ब्लेड्स घूमेंगी ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों ये जो ब्लेड्स है इन ब्लेड्स का हवाओं की डायरेक्शन में होना बहुत ही जरूरी होता है,
और ये जो ब्लेड्स है इनको हवाओं की डायरेक्शन में करने का काम ये जो एनीमोमीटर होता है इसका होता है। दोस्तों ये तो काम होता है एनीमोमीटर का, जो कि हवा की स्पीड और उसकी डायरेक्शन को पता करता है। लेकिन दोस्तों मान के चलिए आपका जो नेसल्स है, जो डब्बा है, इसको डायरेक्शन का तो पता चल गया और हवा की स्पीड का भी पता चल गया, लेकिन ये टर्न कैसे करेगा? दोस्तों ये जो टावर्स देख रहे होते हैं, ये जो टावर्स और ये जो डब्बा देख रहे होते हैं, इस डब्बा के बीच का एक पार्ट होता है जिसको हम यॉ बोलते हैं। ये जो यॉ होता है वो एक ऐसा पार्ट होता है इस विंड टरबाइन में जो कि एक्चुअली में टावर्स के ऊपर और ये जो डब्बा होता है उसके नीचे का पार्ट होता है, और इसी जगह से ये जो पूरा डब्बा है, मतलब इस विंड टरबाइन की जो गर्दन है वो एक्चुअली में घूमती है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये जो यॉ होता है उसमें एक प्रोसेस होता है योइंग। योइंग क्या होता है? एक्चुअली में योइंग होती है एक प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या होती है? जब ये जो नसल्स है वो रोटेट करता है, तो जो रोटेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम योइंग बोलते हैं। मतलब यॉ एक ऐसा पार्ट होता है जहां से जो नसल्स है इस विंड टरबाइन की गर्दन है वो घूमती है। अब ये जो घूमने की प्रोसेस होती है इसको हम योइंग कहते हैं, और कोई भी विंड टरबाइंस में योइंग होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अभी तक आप समझे कि योइंग क्या होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम ये जो पूरा का पूरा अपना विंड टरबाइंस है, इस टरबाइन से बिजली को उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों अभी जैसे कि बताया था कि ये जो नेसल्स होता है इसके अंदर जनरेटर्स होता है जो कि बिजली जहां से उत्पन्न होती है। दोस्तों ये जो जनरेटर्स होता है यहां से केबल पास होती है। इस इलेक्ट्रिक केबल्स को हम जनरेटर के पास से पास करते हुए हम ये जो टावर्स का खोखला वाला हिस्सा होता है इस हिस्से से पास करते हुए नीचे की साइड लाते हैं, और नीचे की साइड यानी फाउंडेशन के पास में एक एक्चुअली में जगह होती है जहां पर ट्रांसफार्मर रखा होता है। ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसका काम होता है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिक करंट को करना। दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये किसी भी जो वोल्टेज है उसको 50 गुना तक बढ़ा देता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपके जनरेटर ने यदि 10 वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट को पैदा किया है तो ये ट्रांसफार्मर उसको 50 गुना बढ़ा के लगभग 500 वोल्टेज में कनेक्ट कर देता है। तो दोस्तों ये जो मेन काम होता है वो होता है ट्रांसफार्मर का। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह किसी भी बस या ट्रेन के माध्यम से जाते हैं तो आपको इस प्रकार के जो विंड टरबाइंस है वो सीरीज में नजर आते हैं। दोस्तों एक लाइन में वो इसलिए हम उनका कंस्ट्रक्शन करते हैं जिससे कि जो इलेक्ट्रिक केबल्स होती है सारे के सारे विंड टरबाइन से इलेक्ट्रिक केबल्स को निकाल के नीचे की साइड में एक मेन केबल से कनेक्ट कर सके। मेन केबल एक वो केबल्स होती है जिसमें सारे के सारे जो विंड टरबाइंस है उनकी जो पावर केबल्स होती है वो कनेक्टेड होती है। तो ये जो मेन इलेक्ट्रिक केबल्स होती है ये कनेक्टेड होती है पास में स्थित पावर सब स्टेशन से। जो पावर सब स्टेशन है यहां से जो लाइट होती है वो ट्रांसफर होती है ग्रिड के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं ये जो विंड टरबाइंस है एक्चुअली में इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान है। दोस्तों ये जो विंड टरबाइंस होता है इसका सबसे पहला फायदा ये होता है कि जो विंड टरबाइंस है इससे हम जो बिजली उत्पन्न करते हैं ये बिजली उत्पन्न करने में हम ना ही एयर पॉल्यूशन करते, ना ही वाटर पॉल्यूशन करते, और ना ही हम किसी प्रकार का नॉइज पॉल्यूशन करते। एक तरह से ये जो हमारी लाइट होती है पॉल्यूशन फ्री लाइट होती है। दोस्तों दूसरा ये भी फायदा होता है इस प्रकार के लाइट उत्पन्न करने से कि हमें इको फ्रेंडली लाइट मिलती है। दोस्तों इको फ्रेंडली इसलिए मिलती है कि इस प्रकार की लाइट उत्पन्न करने में कोई भी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स नहीं आती, हम किसी भी प्रकार से इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते। तो दोस्तों ये तो रहे कुछ एक्चुअली में फायदे, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जहां पर फायदा है उसमें कुछ नुकसान भी है। तो दोस्तों इसमें नुकसान से यह है कि जब भी हम इस प्रकार के जो विंड टरबाइंस का निर्माण करते हैं तो एक्चुअली में इस प्रकार की जो विंड टरबाइंस में प्रॉब्लम्स तब आती है जब आंधी चलती है या फिर साइक्लोन्स आता है। जब आंधी चलती है तो इसकी जो ब्लेड्स होते हैं वो तेज घूमते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि जो ब्लेड्स होते हैं इसका रेशो 1:100 होता है। मतलब 1 टाइम यदि ब्लेड्स घूमेंगी तो 100 टाइम इसका जनरेटर
जनरेटर घूमेगा। अब ये ब्लेड से तेज तेज घूमेंगी, जनरेटर ससुरा और तेज घूमेगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जनरेटर को फ्यूज होने की संभावना बढ़ जाती है, जनरेटर में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों दूसरा ये डिसएडवांटेज ये भी है कि इसके जो पार्ट्स होते हैं विंड टरबाइन्स के, वो हॉलो होते हैं। जब कोई तेज हवा चलती है आंधी के केस में या फिर साइक्लोन्स के केस में, तो कई बार इसके जो बीच का जो टावर्स होता है जिसकी हाइट 80 फीट होती है वो टूट जाता है। और कई केसेस में इसके जो विंग्स होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, वो भी हॉलो होते हैं, वो भी टूट जाते हैं। तो एक तरह से ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के अंदर इतना ज्यादा हवाएं नहीं चलती, इसलिए इतना ज्यादा नुकसान नहीं है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ज्यादातर इस प्रकार की विंड एनर्जी में काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है और काफी ग्रोथ भी हासिल कर रही है। तो दोस्तों ये तो रहा एक्चुअली में वीडियो कि इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से आप विंड टरबाइन से बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार की इंपोर्टेंट नॉलेज बांटना हमारा परम कर्तव्य है। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।